आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के खास मुलाकात के सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बहुत ही यंग चार्टेड अकाउंटेंट श्रीमान विजेंद्र जैन और उनकी अर्धांगिनी जो कि कंपनी की सेक्रेटरी है मिसेस गुंजन जैन से। सीए विजेंद्र जैन एक चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ही साथ मानव सेवी भी हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे भारत के प्रसिद्ध लॉयंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र और उनकी पत्नी पिछले कई सालों से अपनी खुद की फार्म चला रही हैं। घर के कामों के साथ ही साथ गुंजन अपने पति के काम में भी हाथ बटा रही हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्षों की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, प्रवासी संदेश के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाएंगे सीए विजेंद्र जैन से और उनकी पत्नी गुंजन जैन से, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पिछले कुछ महीनों से इनके साथ घटित हुआ और किस तरह से इनकी जो जीवन है वो चल रही है। सबसे पहले मैम, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि महिला का जो जीवन होता है, महिला की जो समस्याएं हो तो वो किसी से जग जाहिर नहीं हो सकती है। पुरुष के जो सफलता की जब सीढ़ियों पर चढ़ता है उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है वो महिला का होता है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत यूँ से करूँगा कि आज महिला दिवस है, आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी का रोल कितना है और किस तरह से अदा कर रही हैं? क्योंकि आज महिला दिवस है, महिलाओं का आज पूरा दिन हम मनाते हैं, महिला दिवस की गुणगान गाते हैं, तो महिलाओं का रोल एक इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, इसी से शुरुआत करेंगे। नमस्ते शुभम जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और हमारी मन की बात आपके सामने रखने का मौका दिया है। रही बात महिला दिवस की, महिला दिवस तो मैं मानता हूँ कि हमें रोज़ ही मनाना चाहिए। मेरा जन्म हुआ है तो महिला से, मेरा पोषण हुआ है तो महिला से, मेरा पालन हुआ है तो महिला से, उसके बाद मेरा शादी निकाह हुआ है तो महिला से, और शादी होने के बाद मेरे घर में जो नन्ही बिटिया है वो भी महिला है। तो मुझे महिला की विशेषता है और महिलाओं की उपस्थिति उसका तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और रही बात, जैसा कि आपने पूछा है कि इनका कितना योगदान रहा इस महिला दिवस में, जीवन में शादी हुई जब हमारी 9 जुलाई 2011 के बाद, मेरी इसके साथ जब हाथ से हाथ पकड़े हमने, 7 फेरे लिए, तो शायद मेरे को कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। तो इसके लिए महिला दिवस में मेरी माँ के बाद अगर मेरे पे सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है तो मेरी धर्मपत्नी गुंजन को जाता है। और मैं सभी महिलाओं को बोलता हूँ कि हमें अपनी महिलाओं का, अपने घर में जितनी भी बहू बेटियाँ हैं उन सब का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए और हमें बहुत उसका आदर करना चाहिए। आप बताइए कि जब से 7 फेरे लिए आपने इनके साथ, आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ा, कितना परिवर्तन देखती हैं कि पहले जिसके बाद जिस तरह की कहावत है कि बिन लड़की के जो है आदमी सक्सेस नहीं पाता है, तो किस तरह से देखती हैं? और चूँकि आज महिला दिवस है और महिला दिवस को आपने किस तरह से दिया? सुबह से किस किस इन लोगों का फ़ोन आया? काफ़ी लोगों का फ़ोन आया और काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर्ड भी हैं और काफ़ी लोगों से मैं इंस्पायर्ड हूँ। मैं बोलना चाहूँगी कि महिला को हमेशा पूजनीय मांगना जाता है, पर एक महिला की सक्सेस में भी उतना ही रोल एक हस्बैंड का, एक पुरुष का होता है जितना एक हस्बैंड में एक वाइफ का या उसकी माँ का होता है। तो मैं आज जहाँ बैठी हूँ मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हाउस वाइफ, सब मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैं ऑफिस में बैठ पा रही हूँ, इतनी बड़ी टीम हैंडल कर पा रही हूँ। 100% सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है मुझे। अच्छा विजन जी, अब थोड़ी आपसे व्यक्तिगत सवाल करेंगे कि शुरुआत के दिनों में, अब चूँकि आप सीए बन चुके हैं, आपकी खुद की फॉर्म है, बहुत सारे लोग आपके इधर अपनी रोटी रोजी संभाल रहे हैं, आपके जरिए उनका घर चल रहा है, तो क्या शुरुआत से ही आपको ऐसा कुछ मन में ठान लिया था कि मुझे सीए ही बनना है और अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं 11th-12th क्लास में था, जब मैं लोगों को देख रहा था कि सीए नाम की एक चीज़ होती है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई मेरे साथ। जब मैं एनरोल हुआ बहुत कठिनाइयाँ आई। कोटा से मैं इंदौर आया,
इंदौर से पढ़ाई सीए की करी, सीए से पढ़ाई करके फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे आके मैंने जब एज ए पेड असिस्टेंट मैंने काम किया हरिभक्ति एंड कंपनी में, तो उस 3 महीने में मुझे समझ में आ गया कि मुझसे नौकरी नहीं हो सकती है। शायद हम मारवाड़ी लोग हैं और हम बिज़नेस क्लास फैमिली से हैं, और हमारे पिताजी ने भी कभी किसी का काम नहीं किया, और उन्होंने तो बिना पढ़े लिखे, उन्होंने 8वीं क्लास फेल है, आज पास पता नहीं हमको। आज वो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर खुद का व्यापार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी प्रैक्टिस में चलें। तो हमने हमारे आर्टिकलशिप के पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना खुद का व्यवसाय करना है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो परिवार से किस तरह से समर्थन? एक्चुअली बहुत सारी सोसाइटी में, समाज में हमने देखा है कि बच्चे करना कुछ चाहते हैं, लेकिन परिवार की जो पारंपरिक परंपराएं हैं उसे उन्हें पे थोप दिया जाता है। तो परिवार से किस तरह से आपको समर्थन मिला? परिवार से मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला। घर में हम 4 भाई हैं, अयोध्या के तरह। मुझे आज 20 से 22 साल हो गए बाहर रहते हुए, और घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पापा का ये सपना था कि मैं जीवन में सबसे खुद आत्मनिर्भर बनूं और खुद आगे तरक्की करूं और अपने परिवार को संभालूं, अपने भाइयों को संभालूं, अपने पूरे समाज में कुछ कर सकूं। पापा का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। कभी मैं दुकान पे जाता था, हमारे आड़त का काम है धनिया पोस्ते का, तो पापा ने मुझे कभी दुकान पे चढ़ने नहीं दिया। मैं उस चीज़ को आज भी मेरी आंखों में मुझे याद आती है कि मैं 11th 12th में 10th में जब गाँव जाता था, तो पापा बोलते थे कि भाई तुम्हारा मंडी में कोई काम नहीं, तुम जाके अपने घर पे रहो या अपने कोटा में जाके अपने स्कूल में पढ़ाई करो। तो शायद आपकी परवरिश और आपका अनुशासन और मेरी सफलता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे मैं इतना डेडिकेटली मुझे सीए कर पाऊँ, उसका श्रेय शायद मेरे पापा को ही जाता है, क्योंकि कठोर शब्द आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ा देते हैं, बट उसको आप किस तरीके से पॉजिटिविटी लेते हो। उसके बाद मेरे जीवन में गुंजन जुड़ी, तो गुंजन ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए बहुत मन्नतें करी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना है और उसको मैंने हासिल किया, और आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब से सीए बना हूँ उसके पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सीए बनते मैंने खुद का अपना ऑफिस डाला। आज एक अच्छी टीम है, और साथ में मेरी अर्धांगिनी का एज ए प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी का सपोर्ट है, और दोनों हम सीएस के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। सर ये बताइए कि मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि मुंबई सपनों की माया नगरी तो है, सपनों का शहर तो है। यहाँ पे लोग धक्के भी खाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर तो ऐसा कुछ आपके साथ घटना हुई थी? क्योंकि स्ट्रगल के बिना तो आदमी सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जब हम कोटा में या अकलरा में हमारे गांव में हम टीवी पे देखते थे, एटीएन चैनल पे काली पीली गाड़ियां जो दिखती थी, बॉम्बे में भाग दौड़ की ज़िंदगी दिखती थी, मरीन ड्राइव के फ़ोटो दिखते थे, तो हमारा सपना था कि शायद हम कभी क्या बॉम्बे जा पाएंगे। बट इंदौर में जाके जब हम PE2 कर रहे थे तो हमको ऐसा मौका मिला, और हमारी किसी से चर्चा हुई। वैष्णो देवी में हमारे एक मित्र मिले, सुभाष राणा चार्टर्ड अकाउंटेंट और बबीता राणा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनसे हम बॉम्बे जाने का तो मन बना ही रहते थे, बट वो PWC में थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, बॉम्बे में जो भी सपोर्ट होगा हम हमसे करेंगे। और मेरे मित्र लोग भी जो इंदौर में साथ पढ़ते थे वो बॉम्बे जॉब करने के लिए आए थे, तो उस बहाने मैंने अपने पापा मम्मी को कन्विंस किया, और 25 मई 2007 को मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आया तो उतरा, मैं एक मित्र के घर पे गया माटुंगा स्टेशन पे, 15 दिन 10 दिन वहाँ पे रहा। उसके बाद मैंने विरार हॉस्टल से अपनी जर्नी शुरू की, और 2007 के बाद जीवन में बहुत तकलीफ़ आई है। 2nd क्लास की ट्रेन में चढ़ते थे तो पता नहीं था कि भीड़ ही रहेगी, कई ट्रेनें छोड़ दी, फिर लोगों ने कहा कि बाबा ये तो भीड़ ज़िंदगी में हमेशा रहेगी, तुम्हें ट्रेन में धक्का खा के हिम्मत रख के चढ़ना पड़ेगा। और जब अंदर ही चर्च गेट उतरते थे तो शर्ट अंदर करते थे और शर्ट बाहर निकल जाती थी। तो इस तरीके का हमने स्ट्रगल किया है जीवन में। वड़ा पाव, समोसा, चाय 5 रुपये की कटिंग और 7 रुपये का वड़ा पाव, रियली में मैंने उसको किया है। और वो जो शेयरिंग कैब सिस्टम होता था, बस के पीछे भागना, बस नहीं चढ़ पाते थे तो गिर जाना, और बारिश में रास्ते पता नहीं होते थे तो गड्ढों में कभी कभी पैर चला जाना। जीवन में हर चीज़ का संघर्ष किया है, पर जीवन में हमेशा एक लक्ष्य था कि जीवन में कुछ करना है, तो उस तरीके से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो लायंस क्लब से कैसे जुड़ना हुआ? क्योंकि लायंस क्लब बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके साथ आप जुड़े, और आज आपकी खुद की ऑफिस है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उससे कैसे आपका लगाव हुआ? लायंस क्लब, लायंस इंटरनेशनल, एक्चुअली टी.आर. चड्डा इन कंपनी में मैं आर्टिकल ट्रेनी हूँ, वहाँ से मैंने आर्टिकलशिप करी है। तो हमारे टी.आर. चड्डा के दोनों पार्टनर्स विकास जी झुंझुनवाला और कश्यप जी वैद दोनों लायंस क्लब से जुड़े हुए थे। तो हम उनका डेटाबेस में देखते थे कि लायंस क्लब की एक्सेल शीट है, तो हम सोचते थे तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, कहाँ हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे। पर ये एक बात है 2017 मई की सुबह मुझे मैसेज आया
सी सुनील जी पाटोदिया का कि आप लायंस क्लब में जुड़ना चाहते हो तो वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप मुझसे मिले। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने समझाया कि 20 क्लब से अपना एक क्लब बनता है। तो हमारे लाइक माइंडेड फैमिली फ्रेंड विवेक जैन और मनीष जैसे मित्रों का साथ मिला तो एक लायंस क्लब ऑफ मुंबई रिजॉइस हमने उसका निर्माण किया। फिर उसी में हम टी.आर. चड्ढा से जुड़े हुए थे तो टी.आर. चड्ढा एल्यूमिनी थी हमारी, तो उसी साल में हमने टी.आर. चड्ढा का एक क्लब एक्सटेंड भी किया, लायंस क्लब ऑफ मुंबई चकदे। और लायंस क्लब में आने से हमारी लीडरशिप में बहुत पॉजिटिविटी आई है। जैसे राजनीति में होता है कि हम किसी को गिरा दें और आगे बढ़ जाएं, पर लायंस क्लब में ये चीज़ आई कि हम खुद बाद में आगे बढ़े, हम किसी को आगे बढ़ाएं। तो लायंस क्लब में मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आई है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से हर तरह के इंडस्ट्रीज से कैसे बात की जाती है, किस तरीके से अपना अटायर किया जाता है। तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल में लायंस क्लब को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप भी अब इनके साथ ही अर्धांगिनी तो हैं ही, लेकिन इनकी जो कामकाज उसमें भी आप आधे की हिस्सेदार हैं, अब आप काम भी कर रहे हैं, तो घर को मैनेज करना, ऑफिस को मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज, कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कैसे हैंडल कर लेती हैं? सर, जिम्मेदारी को अगर बोझ समझ के करोगे तो वो बोझ ही लगेगा, बट एवरीथिंग इज हैंडल बिकॉज हम 3 पर्सन ही हैं, तो सुबह सब मैनेज हो जाता है। ऑफिस आती हूँ और मैं इसलिए ऑफिस नहीं कर रही हूँ कि मुझे इनका साथ देना है। इट्स वर्क इज़ ऑल्सो माई पैशन। मुझे खुद को काम करना अच्छा लगता है। बिफोर मैरिज में 10 ईयर्स पे फिनेंस एंड अकाउंट्स में काम करती थी। अब पोस्ट डिग्री में यहाँ पे CS का पूरा टीम देखती हूँ, पूरी टीम इन्होंने ही बिल्ड करी है। मुझे तो इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं इतने लोगों को हैंडल कर पाऊँगी। 1 by 1 5 से 10, 10 से 15 सब रिक्रूटमेंट इनका है। और घर जाके भी सब बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि काम करने की इतनी आदत पड़ गई, रहते सालों से आदत है ना, तो इसको अगर अपन जज्बे की तरह, अपन ज़ील की तरह निभाएंगे तो ये चलता जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी लेडीज़ को, इनफैक्ट जो बॉम्बे में है उनको तो स्पेशली सिर्फ अपनी प्रतिभा किचन तक ही नहीं रखनी चाहिए। अगर उनको कुछ स्पेशल आता है तो यू शुड परफॉर्म एंड उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, घर में ऑफिस के कामकाज की बातें होती, क्योंकि आप एक ही कंपनी में हैं, उसके अलावा कुछ भी और बातें होती हैं आप लोगों की? नहीं, पर्सनल फैमिली की बातें, बेटी से रिलेटेड सब रात को ही बात होती है, क्योंकि रात को ही हमारा फैमिली टाइम होता है। पर कुछ डिस्कशंस जो पर्सनल होते हैं, जो टीम के सामने नहीं कर सकते, वो हम लोग घर पे करते हैं। बट वो इतना इंटरफेरेंस नहीं रखता है हमारी पर्सनल लाइफ में, वो माइन्यूट ही रहता है, क्योंकि हमारी टीम ही खुद हमारी फैमिली है। जो भी बात करनी होती है मैक्सिमम यही हो जाती है। दो ये बिजी रहते हैं सोशल लाइफ में, कुछ बातें घर पे ही होती है, बट वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हमारी। जी, कोविड से पूरी दुनिया त्राही थी, आपके पर्सनली आप पे कितना इफेक्ट पड़ा इससे, या कोई जिसकी वजह से अभी रिकवरी नहीं हो पाई हो? नया साल है लेकिन कोविड अभी तक गया नहीं है। देखो जी, कोविड से मन की बात, सच बात कहूँ तो मेरी फॉर्म लेवल से और मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका क्रेडिट जाता है वापस नेटवर्किंग को, क्योंकि नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। कोई आपका अगर हाथ पकड़ता है और कोई आपका हाथ छोड़ता है तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि आपको उसकी तकलीफ़ नहीं आती है। बट एक आम तौर के इंसान पे, एक आम आदमी की हैसियत से अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली जो परचूनी का काम करते हैं, जो रोड पे जो काम करते थे, जो रोज़ के काम कमाते पेट भरते थे, उनको सबसे ज़्यादा कोरोना से फ़र्क पड़ा है। हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कंपनी सेक्रेटरीज फर्म को भी डेफिनेटली पड़ा है। जो लोग थोड़ा सा उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको फ़र्क पड़ा है। मुझे भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा नेटवर्क था। तो कुछ क्लाइंट्स अगर गए भी, ये फीस भी नहीं आई तो उनकी बाद में आ गई है। और वापस मैं यही कहूँगा कि कोरोना में हमें अपनी वैल्यूज समझ में आई, हमें अपने लोग समझ में आए, हमें अपना परिवार समझ में आया। जिनसे हम बात नहीं करते थे उनसे हमें चर्चा करने का मौका मिला। हमारे दादा दादी, नाना नानी जो व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं समझते थे, वीडियो कॉलिंग नहीं समझते थे, इस कोरोना काल ने हमको टेक्नोलॉजी दिखाया। और लास्ट में सबसे ज़्यादा कोरोना काल में मुझे जो सीखने को मिला है वापस से रामायण, महाभारत, कि महाभारत को से सीखना मिला है कि ऑफिस कैसे चलाया जाता है, और रामायण से सीखना को मिला है कि पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन की जाती है। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि जो लॉकडाउन में रामायण महाभारत दिखा है बहुत अच्छी सीख थी लोगों को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कई चौपाइयाँ हमको वापस याद आ गई है। जैसे केवट ने जो नाव वाली बात की थी, तो अभी हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको ये बोलते कि जी अभी तो आप हमको कर दो,
अगले जन्म में हम आपको कर देंगे। तो कुछ रामायण की चौपाइयाँ, महाभारत की जो चीज़ें थी वो एक हमारे जीवन काल में कोरोना के बाद आ गई है। और टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन जो रामायण में हमें महाभारत में सीखने को मिले, कमिटमेंट, डिलीवरेबल्स जो हमारे प्रोफेशन में हम यूज़ करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनल ऑडिट है, स्टैटरी ऑडिट है, ये कुछ नहीं है, नई चीज़ें हैं मॉडर्न ज़माने की। बट अगर इन सब चीज़ों को हम ढूंढेंगे तो हमको इन सब के जवाब हमको रामायण, गीता, महाभारत में मिल जाते हैं। सर, एक सवाल है कि संघर्ष के दिनों में हर किसी का कोई एक आइडियल गुरु होता है जिसे वो देख के उसकी तरह फॉलो करना चाहता है, उसी के मार्ग में चलना चाहता है। जीवन में कोई ऐसा आया था कि जिसको देखकर आप यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे? तो गुरु, बिना गुरु के शिष्य नहीं बन पाते हैं और शिष्य गुरु को देख के ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई आपके जीवन में, आपका गुरु कौन है, आप किसे मानते हैं? एक्चुअली ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका मैं शायद जो जवाब दूंगा कि आप बोलोगे कि उसको कैसे गुरु बनाया। एक्चुअली क्या है, मेरा जो अपब्रिंगिंग से, मैं बचपन से मैं बहुत, मेरे पे भार नहीं रहा। मैं बड़ा था तो भी मुझे भार नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटा पढ़ ले, कुछ ज़िंदगी में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जब मेरी मीटिंग गुंजन से हुई है, हमारी शादी के पहले मैं इससे जुड़ा हूँ, तो ये एक ऐसे परिवार से थी, बहुत 7 ब्रदर्स फैमिली, हाई क्लास फैमिली, बट ये इसमें चीज़ों की बहुत जिम्मेदारियाँ थी, इसमें बहुत कमिटमेंट था। तो शायद मेरी लाइफ में जो मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है और मुझे जो चीज़ें सीरियस हुआ हूँ लाइफ में, वो मेरे पापा, मेरे फादर जो आज मेरे साथ है, और दूसरा मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि इसने मुझे जीवन में बहुत सीरियस किया। जब मैं यहाँ बॉम्बे था तो कभी उधारी नहीं करी, बस दोस्तों में थोड़ी बहुत उधारी ले लेते थे, 10,000 उससे लिए, फिर कभी 20 उससे लिए, कभी 30 उससे लिए। पर जीवन में जब से गुंजन मेरे साथ आई, यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हुई, तो उसने सबसे पहले मेरा बंद कराया कि आज से आप उधार नहीं लोगे। और उस दिन से आज का दिन है, ज़िंदगी में मैंने कभी उधार पैसे नहीं लिए। इसने बोला कि आप किसी को पैसे दोगे और दोगे तो वापस मांगने का अपेक्षा मत रखना। और ये लाइन मुझे आज भी याद है, भद्रेश्वर में जब हम घर में शिफ्ट हुए थे, तो इसने मुझसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मेरी बात मानो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी से पैसे लेते हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे परिवार हो। परिवार में भी इसने मुझे हमेशा सिखाया है कि आप घर में अगर कोई पैसा देते हो और अगर किसी को देते हो तो आप अपेक्षा मत करो, अगर हमारे पास है तो दे दो, उसको भूल जाओ फिर। तो मेरे आदर्श में मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा जब मैं फेल होता था तो पापा बोलते थे कि यार एक ट्रक की गाड़ी पकड़ा जाती है या माल ढुल जाता है 10-20 लाख का तो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक अटैम्प्ट में तू फेल हो जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो आज मैं सीए हूँ या कभी मैं हिम्मत हारता हूँ तो उसका क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, फिर उसके बाद दूसरा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है, गुंजन को। गुंजन जी, आप तो ऑलराउंडर की तरह इनकी भूमिका में जिंदगी, वाइफ तो थी लेकिन गुरु भी आपको मानते हैं कि इनकी आने से आप बहुत कुछ बदल गए इन्होंने? उनका बड़प्पन है सर। गुरु तो अभी मैं नाम लूँगी तो यहाँ लिस्ट भर जाएगी। हमारे प्रीवियस बॉस जो हम दोनों के कॉमन बॉस रहे, टीआर चड्डा के विकास कुमार सर, वो मेरे भी मेंटर रहे हैं, उनके भी रहे। फिर हमें लायंस में जोड़ने वाले श्री सीए सुनील पाटोदिया जी, उनसे हमें बहुत सीखने मिला। एक करोड़पति आदमी को, एक ज़मीन पे रहने वाले को कैसे प्यार से रखना है, वो हमें उन दोनों को उनसे सीखने मिला। तो हमारे गुरु दोनों के वो हैं। ये तो इनका बड़प्पन है कि मुझे भी साथ लेके हर दिन इन्होंने बराबर वो दी है। अच्छा गुंजन जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आपको आपके घर में फ्रीडम मिला है, आप ऑफिस आती हैं, फिर घर जाती हैं, घर संभालती हैं, आपको लगता है कि समाज में इसी तरह की फ्रीडम महिलाओं को मिलना चाहिए? क्योंकि आप भी जो समाज से आती हैं, राजस्थान से आती हैं, आज भी घूंघट सिस्टम है, लड़कियों को घूंघट में रखा जाता है, नौकरी पे नहीं जाने, बहुत सारे समाज में, बहुत सारे प्रदेश में ऐसी चीज़ें हैं। तो एक बॉस होने के हैसियत से या जिस तरह से आपको जो फ्रीडम मिली, उन समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर पेरेंट्स को और सास ससुर को, जिस तरह से बहुओं को काम करने की इजाज़त अभी भी कहीं नहीं दी जाती है? सर, मेरी फैमिली, अगर आप मेरे पीयर साइड में देखो तो मेरी फैमिली बहुत फ्री है। मैं कभी बंदिश वगैरह रही नहीं। हमें बस विश्वास करके छोड़ा गया कि जहाँ भी जाओगे तुम सही जगह जाओगे, हमें विश्वास है। तो हम लोग ने फ्रीडम वहाँ तो देखी थी। इधर आई तो इधर शुरू में थोड़ा सा गांव का माहौल मुझे अलग लगा, पर मेरे सास ससुर की भी कोई बंदिश नहीं रही मुझे बॉम्बे आने पे। तो उन्होंने कहा जैसे आप वहाँ काम करती थी वैसे यहाँ करो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी सास ससुर है, आप एक बार अपनी बेटी को बहू की तरह अगर आप मानो और उन्हें काम करने की फ्रीडम दो, तो देखो आपके कैसे बेटे के साथ देते। क्योंकि से वो दे आर नॉट मेंट फॉर किचन ओनली। अगर आप उनको बराबर हिस्सा दोगे तो वो आपके बेटे के साथ इक्वल, कि बेटे का बहुत बर्डन कम कर लेगी। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बेटे बहू में कोई फ़र्क है। ये चीज़ हमें तो हमारे मतलब मम्मी पापा से सीखने मिली, क्योंकि हम 2 बहनें हैं और एक भाई बाद में हुआ था, छोटा है मुझसे।
यही चीज़ मैं इधर कहूँगी तो मैं और भी लेडीज़ के लिए, अभी हमारे ऑफिस में भी काफ़ी लेडीज़ है जो मैरिड भी है और मैक्सिमम अनमैरिड है, पर जो लेडीज़ को देखती है तो वही सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि ये भी उस स्ट्रगल से निकल रही है जो शुरू में लेडीज़ को फेस करना पड़ता है, तो उनके लिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ जाता है। और उनके पेरेंट्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम उनको समझ के लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप लेट आ जाओ, जल्दी चले जाओ, कोई इशू नहीं, पर करके दो काम। कैसे आपको आज सीखना है, आपको सीखने की कोई मना नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कोई लड़की अपना घर सब छोड़ के आती है तो भी उसके ऊपर भी बर्डन होता है, वो भी किसी की जिम्मेदारी होती है, उसको खुद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो उसको समझ के लेना चाहिए। जिन जी आप कितनी इनकी बात से सहमत है, क्योंकि आप अपनी खुद की पत्नी को जॉब पे जाने की जाते, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भी अपनी पत्नी को जॉब पे जाने, तो सास ससुर और माता पिता की बात तो दूर है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको कि शुभम जी, मेरा ऐसा मानना है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क होना ही नहीं चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। कि जैसे पति पत्नी का 50-50 का अगर हवा रहती है तो गाड़ी बराबर चलती है, वैसे हमें बेटे बेटी को एक जैसा मानना चाहिए। इवन तो बेटे कहते ना पूत कपूत नहीं होते, कपूत पूत जो भाषा है, बेटा तो क्या हर जीवन के साथ अपना रूप बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं, पर बेटियां जो होती है वो कभी भी अपना रूप और रंग नहीं बदलती, माँ बाप के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अनमेरिड लेडियां हैं उनको अपने माँ बाप को पूरा सक्षम बना के उनका ब्याह करना चाहिए, ताकि वो लाइफ में कभी डिफिट नहीं खाए। और जिनकी शादी हो जाती है, अगर वो प्रोफेशनल लेडी है या पढ़ी लिखी है या उसमें और काम की रुचि है, तो हमें उसको मौका देना चाहिए और दोनों को एक जैसा मानना चाहिए। क्योंकि मेरे पास तो मेरी खुद की बेटी है, मेरे घर में मेरा बेटा भी वही है, मेरी बेटी भी वही है। और हमारे कभी घर में बोलते हैं कि तुम्हारे आगे क्या है, तो हम तो चाहते हैं कि अगर हमारे आज जीवन में दोनों बेटियां भी होती तो भी हमें कोई दुख नहीं होता। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें एक है, और इस मॉडर्न ज़माने में एवरीथिंग इज़ कॉमन, तो आई बिलीव इट शुड बी गो एट पार। जिन सर, एक हमने सुना है कि आप चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी, आपने WRC का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप खड़े होने वाले हैं, और तो कितनी मेहनत अभी से शुरू हो गई है, चुनाव सर पर है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से लोगों के बीच जाना होता है, संपर्क साधना होता है कि मुझे वोट डालें, तो आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची और किस तरह से चुनाव होने वाला है? शुभम जी, ये थोड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्रोफेशनल वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 3 साल में होते हैं। बट जब मैं स्टूडेंट था 2006 और 7 में, जब मैं इंदौर में पढ़ रहा था और बॉम्बे लैंड हुआ था, तभी मेरा विज़न था कि मुझे इंस्टीट्यूट के लिए कुछ करना है। तो जब मैं क्वालिफाइड हुआ, तो क्वालिफाइड के बाद मैंने वसी ब्रांच कंटेस्ट किया। वसी ब्रांच कंटेस्ट करने के बाद मैंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा, ग्राउंड लेवल पे रह के कि लोग क्या एक्सपेक्टेशन है, मेंबर्स को क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसी के साथ साथ मैंने वेस्टर्न इंडिया रीजनल का मैंने अपना विज़न बनाया। और आज हमारे दिसंबर में इलेक्शन है और हर मेंबर से हम मिल रहे हैं। 1,08,000 लोग हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में, और कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हमारे जो प्रोटोकॉल सिस्टम है मिनिमम 2,000 वोट चाहिए रहते हैं। बट कोरोना काल के बाद हर मेंबर को बहुत तकलीफ़ हुई है, उसका तकलीफ़ का अंदाज़ा मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ एज ए मेंबर, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो होप फॉर द बेस्ट, हमारी नीयत साफ़ है और हमारे इरादे बुलंद है, और हम एक ग्राउंड से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, हमारे पीछे कोई नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ है। हमारे साथ हमारा विश्वास है, हमारे मित्र है, हमारे मेंटोर्स है, और जहाँ से हमने काम किया है। तो इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, बट मेहनत बहुत अच्छे से हमें करनी चाहिए। मेहनत में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कंटेस्ट करने से सबसे पहले तो आपको आपकी लीडरशिप पता लगती है कि आप लीडर हो या नहीं हो। अगर आपको 1,08,000 लोगों में से 2,000 लोग ढूंढना नहीं आते हैं आपको आपके लिए, तो आप खुद ही एक लीडर नहीं हो। आपको दूसरों से तो आपको आपकी लीडरशिप सबसे पहले पता चलती है, और आपको इसमें आर्ग्यूमेंट लेवल, टेम्परामेंट लेवल आपको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। एक सामने वाला मेंबर है, आपसे पूछ सकता है कि आप क्यों कर रहे हो, आपका क्या विज़न है, आप क्या करना चाहते हो। बट ये मेरा ड्रीम है, मैं हमेशा प्रैक्टिस करी, तो मैं हमेशा लीडर्स क्रिएट द लीडर्स मेरा हमेशा टैगलाइन रहा है। और मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा, मैं कभी हमेशा इंसान के पीछे भागा हूँ, क्योंकि यंग लाइफ में पैसा आदमी को डुबो देता है, और आफ्टर 50s अगर वो पैसा आता है तो हमारे पास कायम रहता है। तो मैं हमेशा मेरा बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं जिससे जुड़ा हूँ बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ। 1,08,000 लोगों में से 2,000 वोट मुझे शायद चाहिए रहेंगे,
और उसी के साथ 1,06,000 लोगों के लिए मुझे इक्वल लेवल पे काम करना है। तो होप फॉर द बेस्ट। तो यानी अभी मतलब मिलना शुरू कर दी हैं कि अभी समय है, दिसंबर में चुनाव है, बहुत लोग सोचते हैं अभी तो वक्त बहुत है। नहीं, बिल्कुल मिलना शुरू कर दिया है। कोरोना के बाद ही मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया था। मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर था, मैं लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। सब लोगों के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लोगों की बातों को समझ रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं लग गया हूँ और मेरी तैयारी जारी है। बाकी तो परमात्मा के हाथ में है कि हमें कितना उसमें देता है, बट मैं बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है। ज़्यादातर एक सवाल है कि जिस तरह से आपने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल की, आप खुद का ऑफिस है, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग देते हैं सीए के एग्ज़ाम देते हैं, जब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उम्मीद हार जाते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो उनको आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से उठकर खड़े होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम देना चाहिए? बहुत सारे हमने लोगों को देखा है कि लोग फर्स्ट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट के बाद फील्ड छोड़ देते हैं। देखो जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर की पढ़ाई के सामने, इंजीनियर की पढ़ाई के सामने सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, सबसे अच्छी पढ़ाई है। अगर हम डॉक्टर बनते परिवार में तो कंपाउंडर से लेकर सर्जन तक कहलाता है। इंजीनियर बनते हैं तो हम इंजीनियर से लेकर आईआईटी बहुत तरह के इंजीनियर होते हैं, पर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको बोलते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। रही बात पास फेल, ज़िंदगी में हर मानव, जीवन में कोई भी मानव उसके उतार चढ़ाव तो आते हैं। किसी के जवानी में आते हैं, किसी के बचपन में आते हैं, किसी के बुढ़ापे में आते हैं। अगर हम फेल होते हैं तो हमें ज़िंदगी में घबराना नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और हमें अपनी कमी माननी चाहिए कि शायद हम में खुद में कमी है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई सी भी बॉडी हो, उनका कोई किसी बच्चे से नाता, कोई बुराई नहीं है कि उनसे कोई दुश्मनी है कि उनको फेल करेंगे। और युवाओं को मैं तो ये कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा कोर्स है। 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे भारत देश में नहीं है, जितनी इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है। तो मैं तो चाहता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि सबसे अच्छा कोर्स, सबसे प्रोफेशनल कोर्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट में लोगों को एनरोल करना चाहिए और ईमानदारी से हमें अपनी आर्टिकलशिप करनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। उस टाइम हमको सोशल मीडिया, नेटवर्क, मोबाइल सबसे दूर रहना चाहिए। जब तक मैंने सीए की पढ़ाई करी तो मेरे पास एक जनरल मोबाइल था, मेरे पास जो मल्टीमीडिया मोबाइल था मैं सिर्फ उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करता था और जब भी पढ़ाई करता था तो मैं अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ाई करता था। अगर युवाओं जो फेल हो रहे हैं, मैं उसको सोशल मीडिया का ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर युवाओं को जीवन में अपना कुछ करना है तो अपने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, तभी जाके वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। और युवाओं को कभी घबराना नहीं चाहिए कौन क्या है, क्योंकि ये दौड़ सबके अलग अलग होती है पर मंजिल एक होती है। आज मेरे साथ के लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले बन गए थे तो किसी सीएफओ वीपी लेवल पे, आज मैं लेड बना तो भी हम साथ में ही हैं। तो सबके रास्ते अलग अलग है। युवाओं को घबराना नहीं चाहिए और इसको पॉजिटिव स्पिरिट से अपने माँ बाप के सपने देखते हुए, अपनी पारिवारिक समस्या और सब चीज़ों को जानते हुए कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आज नहीं तो कल डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। अपने सिर को अपने अंगूठे पे पूरा जोड़ लगा दो, ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है। लोग क्या कहेंगे हमें उसकी कभी भी परवाह नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो गुंजन जी, एक सवाल आपसे है कि क्योंकि आज महिला दिवस है और जिस फील्ड में आप दोनों हैं उस फील्ड में महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, पुरुष ज़्यादा दिखते हैं सीए उसमें। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से आप इस फील्ड में हैं, तो महिलाओं को जो न्यू कमर की जो लड़कियां हैं, अमूमन देखा गया है कुछ फील्ड में आते नहीं हैं, बहुत सारी अदर फील्ड उनके पास ऑप्शन खुले होते हैं। आप उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि सीए फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है? सर शायद आपको पता नहीं, लेकिन सीएस में ज़्यादातर अभी गर्ल्स की मेजॉरिटी है। सीए में मल्टीपल है, मतलब मिक्स क्राउड है, सीए भी है, सीएस भी है। इंजीनियरिंग में भी हर तरह का क्राउड है। सीएस में अभी गर्ल्स की स्कोप इसलिए बढ़ी है क्योंकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो गर्ल्स थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पसंद करती है। आई डोंट नो अभी प्रेजेंट जनरेशन का क्या सीन है, बाकी अभी गवर्नमेंट ने कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकाली। हर कंपनी किसका 10 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल उनको कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी कर दिया, जिससे हम लोग का स्कोप बहुत बढ़ गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर फील्ड है, गर्ल्स टू गर्ल्स डिपेंड करता है उसको किस में इंटरेस्ट है। और मेरा जैसा मानना है कि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ना क्लाइंट विजिट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये एक चीज़ ऐसी है कि आप घर बैठ के भी सारा काम करते हो। टचवुड अभी लॉकडाउन में भी हमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि सारा डेटा हम लोग को घर पे आ जाता था। हम सब अपनी टीम रिमोट एरिया से काम कर रहे थे। तो कंपनी सेक्रेटरी का ऐसा कोर्स है कि आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, इवन हाउसवाइफ कर सकती है,
एक लेडी जिसका न्यूली बॉर्न बेबी है, साल भर का गैप आ जाए, 2 साल का गैप आ जाए, मतलब जैसे मेरी बेटी थी तो मेरे को 1.5 साल का गैप हो गया, तो मैंने भी घर बैठ के अपनी प्रैक्टिस करी। इनफैक्ट मैं सीए का भी पूरा काम देख लेती थी, पर वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कोर्स का। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का शुक्रिया। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अपना टाइम आएगा, बिल्कुल अपने टाइम का इंतज़ार करिए और मेहनत करिए, से पीछे न हटिए, क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं सामने आती हैं, फेल हो जाने की वजह से लोग मौत को अपने गले लगा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी न करिए और अपने टाइम का इंतज़ार जरूर करिए, क्योंकि अपना टाइम एक दिन सबका ज़रूर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।